जून 2020 वाला पेपर हम लोग कर रहे हैं। केस स्टडी भी करवाऊंगा, क्वेश्चन सेक्शन बी भी करवाऊंगा। तो केस स्टडी को जरा देखिएगा पहले। देखिए A2 की जो केस स्टडी होती है ना, बहुत आसान होती है। आप लोग ऐसे ही घबरा जाते हो या पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत आसान होती है A2 की केस स्टडी। तो डरना मत, इजी होती है। पढ़ना पहले उसको, फिर इसके आंसर स्टार्ट करना। ठीक है, मैं जरा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सिर्फ 4 सवाल आते हैं, कोई इतनी बड़ी केस स्टडी नहीं होती, 20 मार्क्स की केस स्टडी होती है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जीरो सम इन गेम थ्योरी। देखिए जो शुरुआत का जो एक पहला सवाल होता है ना केस स्टडी में, नॉर्मली वो नॉलेज बेस्ड या फिर वो केस से पूछता है यार ये किस तरह का हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर है या क्या हो रहा है, बेकार सी बात। यूज द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन हाउ एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल डेवलप, show with the aid of diagram how this would affect the firm's average cost. ठीक है, there is a fall in demand for a product of a geographically concentrated industry. Analyze the economic implications of this for the area where the industry is located. ठीक है, बोलता है कि भाई हमारे पास डिमांड गिर गई है, हम लोग इस जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं, बताओ ये किस तरीके से हमारे पास। Consider how the negative externalities from concentrated industrial production can be reduced. मार्केट फेलियर का सवाल है। इसने इस पेपर के अंदर सेक्शन बी में भी मार्केट फेलियर दिया हुआ है और सेक्शन ए के अंदर भी उसने मार्केट फेलियर से उसको लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि मार्केट फेलियर बहुत कोर चैप्टर है आपके सिलेबस का। आइए जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The impact of economic concentration. By locating closely together, manufacturers can often gain economic benefits. The makers of industrial machines save on transport and communication costs when they are close to the firms that supply the raw material and components. बेटा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच रही है, कम्युनिकेशन कॉस्ट बच रही है, याद करो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पॉइंट है। ठीक है, अच्छा मैं आंसर लिखूंगा नहीं यहाँ पर, मैं इस तरीके से ये इस वाले पेन से यूज लिखूंगा। तो आप लोग अपने पास एक रफ कॉपी रजिस्टर वगैरह रखें ताकि आप लोग नोट्स बनाते रहें साथ साथ। और आप लोगों के पास पास पेपर्स की बुक है तो मेरे साथ साथ अंडरलाइन करो, गंदा करो इस पेपर को। जब तक गंदा नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ से इस तरह करें, ये आ गया तो यार इस तरह से पॉइंट बना लो, एक्सटर्नल EOS, एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, a group of similar manufacturers attract a large number of workers with similar skills. वापस से external economy of scale की तरफ बात चल रही है। Educational and training facilities in the area will develop courses and research skills that support the local industry. Similar benefits also occur in service industries, for example, with the concentration of information technology in Silicon Valley and finance in New York, Hong Kong, and London, where groups of accountants, merchant bankers, and specialist lawyers in mergers and acquisitions all exist in close proximity. यानी कि ये close एक काम कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री है इनकी। यानी कि एक गली, जिस तरह हम नहीं बोलते फूड स्ट्रीट, यानी कि हर तरफ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट इस गली के अंदर या फिर उस इलाके में, तो वैसे ही एक क्या बोलते हैं, एक अकाउंटेंट्स की स्ट्रीट बनी हुई है, एक मर्चेंट बैंकर्स की, एक स्पेशलिस्ट लॉयर की, यानी कि आसपास खुले हुए साथ। The scope for concentration depends on the size of the market. The recent trend towards globalization has increased the size of the available market. This has allowed some internet retailing firms to welcome competition from other countries, but the overall impact has been the delivery of a wide range of goods and services at low prices that have benefited consumers everywhere. This suggests that globalization has not been a zero-sum game. एक second, ये करो। अच्छा देखें, बोलता है कि यार अगर मेरी फर्म ग्रो करती है तो वो डिपेंड करता है मेरी साइज ऑफ मार्केट के ऊपर। और रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन हमारे पास बहुत बड़ी, जिसकी वजह से हमारे पास एक खुला मैदान हो गया है खेलने के लिए। हमारे पास कंपटीशन भी पूरी दुनिया से आ रहा है, हम लोग अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को भी बहुत जगहों पे बेच सकते हैं। ठीक है, फिर बोलता है यहाँ पे, but the overall impact has been the delivery of wide range of goods and services at low prices that have benefited consumers everywhere.
This suggests that globalization has not been a zero sum game. बेटा इसको अपने पास लिख लो, zero sum game का मतलब होता है गेम थ्योरी। जो ओलिगोपोली में आप लोगों ने स्टारबक्स और उसकी पढ़ी थी ना, एसएफ कॉफी की, ये वो वाली चीज है। जीरो सम जो है वो गेम थ्योरी होती है। But the concentration has not always been beneficial. Silicon Valley has significant traffic congestion and many local people are priced out of a housing market. 7 of the 10 most polluted cities in China are in Hebei province, a center for the iron and steel industry. बोलता है यहाँ पे pollution हो रहा है, यानी कि external cost फैल रही है। The concentration has caused large amount of air and water and land pollution. The competing demand for a limited number of workers also led to a wage increase. बेटा wage increase हो गई है, यानी कि bidding of resources, याद करो, bidding of resources, external diseconomies of scale, external diseconomies of scale, याद करो, bidding of resources। और जब wages आपकी बढ़ेंगी तो इससे आपकी cost of production भी बढ़नी चाहिए, आपकी supply कम हो जाएगी, ठीक है। Geographical concentration of an industry can lead to problems when demand for the product changes. This has been evident in the United States, where the city of Detroit has experienced unemployment rate as high as 25%. See figure 1.1. देख लेते हैं। ये हमारे पास डिट्रॉइट की है ये वाली, और ये वाली आ गई यूएस की ओवरऑल। अगर देखा जाए तो डिट्रॉइट एक यूएस का स्टेट है, या शायद सिटी है, मुझे सही आइडिया नहीं है, शायद स्टेट ही है, ठीक है। तो आप पूरे ओवरऑल यूएस के अंदर देखो कितनी परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, और एक डिट्रॉइट स्टेट के अंदर देखो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा है। यानी अगर पूरे यूएस के अंदर 10% अनएम्प्लॉयमेंट है तो तकरीबन 27% खाली डिट्रॉइट के अंदर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, एंड a fall in its population by over 60% because of the decline in Detroit's motor industry caused by vehicle import and the movement of production to the United States, where trade union are not as strong। होता है कि यहाँ पे एक तो हमारे पास जो है बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ठीक है, मोटर इंडस्ट्री हमारी कम हो गई है, और हमारी ट्रेड यूनियन इतनी स्ट्रांग नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द यूएस एंड डिट्रॉइट 2010 से 2017 ये हमारे पास एक पूरा रेट चल रहा है। अब पार्ट ए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जीरो सम इन गेम थ्योरी। बेटा आपने जीरो सम वाली बात गेम थ्योरी ही बतानी है, आप ये बताएंगे। अब 2-3 लाइन की आपने जैसे डेफिनेशन लिखी है, 2 मार्क का, सही है। कितने मार्क का है ये हमारे पास? 2 मार्क का, नजर आ रहा है? अच्छा, तो आपने सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है। आप उसको ये बताएंगे कि यार हमारे पास इस तरह होता है कि जब तक एक बंदा लूज नहीं कर रहा तब तक दूसरा बंदा गेन नहीं करेगा। अब अगर जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टारबक्स एडवर्टाइजिंग करा रहा है और कंज्यूमर उठ के स्टारबक्स के ऊपर जा रहा है, तो यार एसएफ कॉफी का बंदा उठ के स्टारबक्स पे जा रहा है ना, तो एसएफ कॉफी लूज कर रहा है, स्टारबक्स गेन कर रहा है। तो आप उसको ये बात बताएंगे कि हर बंदा सिर्फ तभी गेन करेगा जब दूसरी पार्टी कुछ ना कुछ चीज लूज कर रही होगी, कोई ना कोई उसको लॉस क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। और वैसे आप बोलेंगे अगर दोनों क्या बोलते हैं कंपैरेटिव मेजर्स लेंगे, दोनों कोई ना कोई अपने पास चेंजेस लेके आएंगे अपने काम में या अपनी क्वालिटी के अंदर या किसी भी चीज में, तो किसी को भी फायदा नहीं, ठीक है। यूज द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन हाउ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप, शो विद द एड ऑफ डायग्राम हाउ दिस वुड अफेक्ट फर्म्स एवरेज कॉस्ट, ठीक है। आपने उसको ये वाली जो पैराग्राफ है ना, ये वाला पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ इसके थ्रू आपने लिंक करके समझाना है। देखिए किस तरीके से आप लिंक करेंगे, एजुकेशन और ट्रेनिंग आगे। पहले तो आपने एक्सटर्नल इकोनॉमी और स्केल की डेफिनेशन दे दी है कि अदर फैक्टर से हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। आपने जी उसको ये बताया, सही है, आपने उसको ये बताया, आपने इससे लिंक किया, आपने लोकल इंडस्ट्री के साथ लिंक किया, आपने बोला क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, क्लोज एरिया में ये सारे काम कर रहे हैं, तो इससे हमारी कॉस्ट कम हो रही है, हमारी सर्विस कम हो रही है। एंसिलरी फंड्स वाली आप बात करेंगे, आप बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रही है, इस बंदे का ट्रेन डिलीवर उठ के मेरे पास आ गया तो मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट बचेगी। इस तरीके से आपने उसको पूरी चीज़ें बतानी है। और डायग्राम उसने बोली की है, तो डायग्राम आप ये वाली बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, इधर आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, ये आपका LRAC आ गया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। पहले मिनिमम पॉइंट यहाँ पे था, अब क्योंकि जब कॉस्ट कम हुई, एक्सटर्नल इकोनॉमी और स्केल मिले, तो LRAC आपका ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। यहाँ पे एक मिनिमम आ गया पॉइंट भी, ठीक है। ये डायग्राम बना के आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको 5 में से 5 मिनट। अगले क्वेश्चन पे हैं।
There is a fall in demand for the product of a geographically concentrated industry. Analyze the economic implications for this for the area where the industry is located. ठीक है, आप उसको किस तरीके से लिंक करेंगे? उसने बोला डिमांड कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखिए, वो अनएम्प्लॉयमेंट से भी आप लिंक कर सकते हो। आप बोलोगे यार अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लोगों के पास इनकम नहीं है। जब इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम होगी, कंजप्शन कम होगी तो हमारी सेल्स गिरेगी, ठीक है, ये बात आपने उसको बतानी है। फिर आप उसको ये बता सकते हैं कि यार हमारे पास जब काम नहीं होगा तो उससे नेगेटिव मल्टीप्लायर आना शुरू होगा। जब पॉजिटिव मल्टीप्लायर आता है तो नेगेटिव मल्टीप्लायर भी तो होता है ना। आप उसको बताएंगे नेगेटिव मल्टीप्लायर आया, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, अमीर गरीब का फर्क पड़ता रहेगा, स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे लोग, खर्चा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप उसको बताएंगे कि यार हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है? फॉल एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन गिर गई है जिससे डिमांड कम हो जाएगी, समझे। तो कुछ चीज आप अलग से नहीं लेके आ रहे हो, कोई अपने दिमाग से नहीं लेके आ रहे हो, सारी चीजें आपके पास केस में केवल, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब चीजें आपको मिलेंगी उसमें। अच्छा, आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हो, क्योंकि देखिए 25% हमारे पास ने क्या बोला था, इंडस्ट्री बंद हो गई है। आप इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक कर लें, सही है। तो आपको यहाँ पर अगर आप क्या बोलते हैं 3 से 4 पॉइंट भी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। Consider how the negative externalities from concentrated industrial production can be reduced. पहले तो देखें आपने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बारे में बताने के होती क्या है, थर्ड पार्टी बेनिफिट या लॉस, थर्ड पार्टी लॉस होता है एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद कैन बी रिड्यूस है ना, आप इसी एग्जांपल लेंगे, केस से आप लिंक करोगे, और केस में आपके पास कहाँ पे ये बातें लिखी हुई है सारी, केस में आपके पास ये लिखा हुआ पूरा, पोल्यूशन आ रहा है, एयर वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, स्टील इंडस्ट्री, धुएं हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल से आप लिंक करेंगे। उसके बाद आपने वही पॉलिसीज टू कंट्रोल डीमेरिट कॉस्ट, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट जो है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो है वो तो डीमेरिट से ही आती है ना। आप कोई सी भी दो लिख दो, टैक्सेस लिख दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस लिख दो, सही है। आप एडवर्टाइजिंग लिख दें, ठीक हो गया। आप स्टेट प्रोविजन दे दो, सही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप टैक्सेस लगा दें इंडस्ट्रीज के ऊपर, सही है। इस तरीके से आप कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये जो हमारे पास पोल्यूशन फैल रहा है, गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज दे दे, सब्सिडी देगी तो यार ये लोग अच्छा अपना क्या बोलते हैं रिसाइकल वाला मामला पैदा करेंगे, रिसाइकल वाली मशीन यूज करेंगे कि बाद में उसी चीज को रिसाइकल करें, या फिर खर्चा कम हो, एमिशन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, डंपिंग सही तरीके से करेंगे, वेस्ट की नदी नालों में नहीं फेंकेंगे जिससे और ज़्यादा क्या बोलते हैं मरीन लाइफ जो होती है वो ख़राब होती है, और जो पानी होता है लोगों के पास गंदा पानी पहुंच रहा होता है। तो यही चीज़ें देखिए कितनी मेरे हिसाब से बहुत आसान केस स्टडी, आप लोग इजीली आराम से इसके अंदर कम से कम 14 से 15 मार्क्स गेन कर सकते हो, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। चलो मैं इसको बोलता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज हो गए होगे फॉर एग्जाम्पल, चलो छोड़ दिया, 2 मार्क्स 0 मार्क्स हमने दे दिए, ठीक है। आप इसके अंदर तो 5 में से 5 ला सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं, ठीक है। ये बेसिक उसने लॉ ऑफ डिमांड से चीजें पूछ दी, आप चले इसके अंदर 4 मार्क उठा रहे हैं, ठीक है। 5 मार्क ये, 4 मार्क ये, 9 मार्क्स आपके पास होगा। आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बारे में बताएंगे, आप उनको पॉलिसीज बताएंगे, आप यहाँ पे कम से कम 6 मार्क उठा सकते हो। 5 मार्क यहाँ पे, 4 मार्क यहाँ पे, 6 मार्क यहाँ पे, आपके सीधे सीधे 15 मार्क्स में भी खड़े हो गए ना। इसको तो मैंने 0 गिन लिया, चले अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं भी आता वो नहीं समझ आया क्या, तो केस स्टडी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो बच्चे इसके चक्कर में पूरी की पूरी केस स्टडी छोड़ देते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपने कम से कम केस स्टडी को 20 मिनट देने हैं, सही, 20 मिनट आप लोगों ने देने हैं। इसको आपने 1 घंटा 50 मिनट से लेके 1 घंटा 55 मिनट देना है, बस इससे ज्यादा नहीं दोगे आप लोग इररिलेवेंट चीजें लिखते हो, लंबी करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से जो चीजें गेन आप कर सकते हो वो भी गेन नहीं करता। केस स्टडी में कोई मसला दोनों में से किसी को समझ गए हैं? सही है सर, क्लियर है। ऐसा आपको क्लियर है? जी सर, और पहले हम केस स्टडी अटेम्प्ट नहीं कर सकते?
आपकी आवाज नहीं आ रही। टाइप कर दें। केस स्टडी पहले अटेम्प्ट कर ले। नहीं, आप केस स्टडी सेक्शन बी के बाद अटेम्प्ट करेंगे। आप सेक्शन बी पहले करोगे, फिर आप केस स्टडी करोगे, ठीक है। क्वेश्चन आप ऊपर हेडिंग डाल देना एग्जामिनर के लिए, सेक्शन बी, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन ए पे आप लोगों ने। अच्छा, अब बात ये है कि सर 7 सवाल आते हैं सेक्शन बी में, हम कौन सा अटेम्प्ट करें। आपने देखे अपने जो वो है ना फिल्टर, जिस तरह आपने फिल्टर लगाते हो, कोई चीज सर्च करते हो, फिल्टर लगाओ इस पेपर के अंदर। आपने माइक्रो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। माइक्रो आप अटेम्प्ट करोगे तो ये दो जो सवाल जो है, ये 3 सवाल जो, ये तो आपके ऑलरेडी कट हो गए, ठीक है। आपने, मैं इजी तरीका बता रहा हूँ, जिनको मैक्रो करना है करो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन माइक्रो आप होगा फिर तो समझिए। 3 कट हो गए, बचे ये 4, सॉरी ये 3 बचे। आपने इन 3 में से 2 सवाल करने, आपने वो सवाल करना है। सर क्वेश्चन मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैक्रो पे भी जाऊंगा, ऐसा नहीं कि आप तो पढ़ो और मैक्रो छोड़ दो, मैं ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आता है मैक्रो का पॉलिसीज का सवाल है तो बिल्कुल अटेम्प्ट करें, बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसको कर लेना। अच्छा, अब ये 3 आपके पास बचे। आपने वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसका पार्ट बी आपको आता होगा, क्योंकि पार्ट ए में आप कुछ भी करके नॉलेज एप्लीकेशन देनी होती है, आप मार्क्स उठा सकते हो, कोई मसले वाली बात। आपको पार्ट बी में टेंशन होती है, उसमें मसला है, ठीक है। तो आपने पार्ट बी के बेसिस पे जज करना है, वरना मेरी प्रेफरेंस होती है हमेशा 25 मार्क वाला अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक फ्लो में आप लोग लिखते रहोगे तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आज क्वेश्चन 2 के ऊपर। अच्छा, एक एमएस बनानी है आपने, मार्किंग स्कीम बनानी है, जिस तरह मेरे नोट से मैंने मार्किंग स्कीम बनाई हुई है, वैसे आप लोगों ने मार्किंग स्कीम बनानी है हमेशा आंसर सॉल्व करने से पहले। क्यों? ये देखिए 25 मार्क है, 12 मार्क है, इनका कंटेंट बहुत बड़ा होता है, आप लोग भूल जाओगे लिखते हुए। तो भूलने से बेहतर है अपने पास एक लिस्ट बना लो कि ये पॉइंट्स होंगे, कवर अप होंगे, मैंने किस कौन कौन से पॉइंट छेड़ लिए। या तो क्वेश्चन पेपर पे बना लेना, अगर अपने आंसर शीट पे आप लोग मार्किंग स्कीम बना रहे हो तो पेंसिल से बनाना, और उसको कोशिश करना मिटा दो इन दी एंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर पे बना लो कोई मसला नहीं होता। आए जरा क्वेश्चन नंबर 2A, पहले 2B पढ़ लेते हैं। Discuss using a difference curve analysis whether the demand for a good always increases when its price falls. मैंने पहले भी 25-30 बार बताया है, वापस बता रहा हूँ। पार्ट बी में हमेशा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, ठीक है। पीसीसी हमेशा पार्ट ए के अंदर आता है, पीसीसी और आईसीसी हमेशा पार्ट ए के अंदर आता है, सही है। अच्छा, पार्ट बी में आईसीसी जब आना होगा, यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व जब आना होगा, तो वो आपको बोलेगा यहाँ पर कि यार आईसीसी के हिसाब से बताओ। पार्ट बी में पीसीसी कभी भी नहीं आएगा, वो हमेशा पार्ट ए के अंदर आता है, सही है। Use in difference curve analysis to explain the derivation of an individual demand curve for a normal curve. ठीक है, अब सुनिएगा जरा, आए जरा। आप लोगों ने डिफरेंस कर्व के बारे में बताया, आप लोगों ने सबसे पहले तो डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन दी, आपने बजट लाइन की डेफिनेशन दी, आपने एक बेसिक इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम बनाई और उसको एक्सप्लेन कर दिया। बेसिक इक्विलिब्रियम वाली कौन सी, ये बजट लाइन आ गई या इसकी आ गई, इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप दोनों चीजें इसके अंदर कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, बोलता है इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड। तो आपने पहले बेसिक बातें आपने बता दी। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा पार्ट ए में पीसीसी आता है, अगर आईसीसी होगा तो वो लिख के देगा। और आपको याद अगर आप करें तो पीसीसी के अंदर भी हमने एक नॉर्मल कोड पढ़ा था, सही है। अब सुने जरा, आपने उसके अंदर क्या करना है, आपने डायग्राम बनाई शिफ्ट वाली या टिल्ट वाली डायग्राम बनाई, सॉरी, ये पीसीसी का आ गया मामला, सही है। आपके पास क्योंकि वो हो रही है ना। अब देखिए, इसने प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं लिखा हुआ, इसने प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं लिखा हुआ, इसने नॉर्मल कोड लिखा है ना, सीधा सीधा सा। तो आप दोनों चीजें कर सकते हो, आप पीसीसी भी बता सकते हो, आप आईसीसी भी बता सकते हो, लेकिन क्योंकि नॉर्मल कोड इसने बोला हुआ है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये शिफ्ट वाली दिखाएं, आईसीसी वाली।
अब उसने बोला नीचे डिमांड के साथ लिंक करो, तो ये पहली डिमांड थी, ये बढ़ी डी से D1 हो गई, सेम प्राइस के ऊपर आपकी जो है वो क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई। तो आईसीसी आप लोग शो करेंगे, नॉर्मल गुड का इनकम इंक्रीज करके दिखा दो, कोई मिस्टेक वाली बात, ठीक है। अब ये काम भी आप लोग कर सकते हैं, छोड़ दीजिएगा इसको। अच्छा, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप पीसीसी के साथ भी लिंक कर सकते हो, पीसीसी के साथ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तो उसने कुछ आपको लिख के नहीं दिया जी। ये बुकलेट में शायद है, मुझे इसका याद नहीं है, शायद बुकलेट में आप पीसीसी भी लिख सकते हो, आप आईसीसी भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इस वाले के अंदर तो उसने कुछ बोला नहीं है। पार्ट बी, discuss using indifference gap analysis whether the demand for a good always increases when its price falls. इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप बनाएंगे, ठीक है। आपने इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के साथ उसको शो किया, आपने इंट्रोडक्शन दिया उसका क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट का, प्राइस इफेक्ट का, टोटल इफेक्ट का, फिर आपने नॉर्मल प्लस इंफीरियर प्लस गिवन, ये तीन अलग अलग डायग्राम्स आप बनाएंगे प्राइस डिक्रीज वाला केस, इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, ठीक है। आपने फिर कंक्लूजन में बोलना है कि यार लाजमी नहीं है कि प्राइस डिक्रीज होने से हमारे पास हमेशा डिमांड बढ़े, इंफीरियर ग्रुप की डिमांड कम हो जाती है, गिवन ग्रुप की डिमांड कम हो जाती है, इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है गिवन ग्रुप में एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये सारी चीजें आपने उसको एक्सप्लेन की, आपको 13 में से 13 मिल जाएंगे। समझते हैं यहाँ तक बात को, क्लियर है? जी, तीन डायग्राम्स इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नॉर्मल, इंफीरियर, गिवन, तीन। और आपने इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की सारे केसेस भी बताने हैं, मतलब कौन से पॉइंट पे बढ़ रहा है, कौन से पे कम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी चीजें। क्वेश्चन 3 पे है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एंड कंसीडर इट्स इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ फर्म, ठीक है। पार्ट ए पे है, पार्ट ए आपको बोलता है एक्सप्लेन हाउ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म अफेक्ट इट्स सर्वाइवल इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म की बात हो रही है, तो आपने परफेक्ट कंपटीशन से स्टार्ट करना है। परफेक्ट कंपटीशन के आप फीचर्स वगैरह बताएंगे, आप सारी चीजें उसके अंदर बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि परफेक्ट थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर और ये वो सारी चीजें जो हमारे पास होती। आपने शॉर्ट रन का अलग कर्व बनाने हैं, लॉन्ग रन के अलग कर्व बनाने हैं। अगर आप याद करो, शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, हाँ ये भी आती है, और आप लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट तक जाते हैं शॉर्ट रन के अंदर, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप नॉर्मल प्रॉफिट तक आके रुक जाते हो, नॉर्मल प्रॉफिट तक आके रुक जाते हैं। तो ये चीज को आपने जरा देखना है, आपने सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। अगर आप इतने डायग्राम्स नहीं बना सकते, आपके पास टाइम कम है, तो एक्सप्लेनेशन में सारी बातें समझ, डायग्राम ज्यादा है इसमें, सही। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एंड कंसीडर इट्स इंपॉर्टेंस रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क। देखिए, आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं भाई, अपनी प्राइस को कम क्या बोलते हैं, प्राइस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाना, एमसी इज इक्वल्स टू एमआर पे ऑपरेट करना, अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना, अपने रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा रखना, ठीक है। उसके बाद आउटपुट को देखना, ग्रो करना, ये बिजनेस से लिंक्ड सवाल है, ठीक है। इसका इकोनॉमिक्स का इतना कोई काम नहीं। क्या बोलते हैं, ग्रो करवाना बिजनेस को, डिविडेंड्स वगैरह देना, और ये वो सारी चीजें जो ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फर्म के ऑब्जेक्टिव। तो आप प्रिंसिपल एजेंट से स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे प्रिंसिपल एजेंट होता क्या है, कि दो लोगों के बीच में फड्डा हो रहा होता है, दो स्टेक होल्डर्स के बीच में फड्डा हो रहा होता है, सारा आपने लिंक स्टार्ट किया। फिर आपने जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म बता दिए, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप प्रॉफिट मैक्स, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, इनकी बातें आप कर सकते हैं। आप जो है एवरेज टोटल कॉस्ट को मिनिमम करने की बात कर सकते हो। फिर आप इनका फड्डा बताएंगे, फड्डा ये है कि यार फर्म ग्रो करना चाह रही है, और डायरेक्टर्स जो हैं वो सैलरी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिविडेंड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैनेजर्स एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो ये अच्छा क्या बोलते हैं, मैनेजर्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, वहां से ट्रेड यूनियन जो है वेजेस बढ़ाने की बातें कर रही है। तो ये नॉर्मली जो फड्डे आपके पास चल रहे होते हैं, ये सारे फड्डे आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई मसले वाली बात है?
एक जनरलाइज सवाल है, मैं जिसको इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं कहूंगा, मैं इसको जनरल पूरे कॉमर्स का सवाल कहूंगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स सब मिला के। अच्छा एक चीज में जरा करेक्ट कर लूं, अपॉलॉजीज उसके लिए। बेटा मैंने अभी मार्किंग स्कीम देखी है, आप इसके अंदर पीसीसी बनाएंगे। हाँ, कि मैंने अभी जो आपको कहा था कि इनकम का जब भी चीज हो तो वो आपको बताएगा। इसने इनकम का नाम इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, मैंने वो चीज को शायद पढ़ना भूल गया था। इनकम का नाम इसने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ टू ए में, तो आप सीधा सीधा सा पीसीसी बनाओ। प्राइस कम करके दिखा देना, नीचे डिमांड के साथ लिंक करना। मैंने कहा था कि दोनों में से कोई भी बना दो, कोई भी मत बनाना, पीसीसी बनाना है आपको। ठीक है, पार्ट ए में पीसीसी ही पूछता है। अच्छा फोर, इसकी तो मैंने आपको कहा है कि आंसर मेरा वाला जो मैंने आपको आंसर दिया हुआ उसी को याद कर लो। बस क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो आपने उसको चेंज थोड़ा बहुत मोल्ड करना है और कुछ भी नहीं करना। सेम आंसर यहाँ पे छप जाएगा, आपके पास आंसर है, पूरे का पूरा आंसर ए टू जेड छप जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसके अंदर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द माइक्रो इकोनॉमी ऑलवेज इंप्रूव द एफिशिएंसी। आप एफिशिएंसी को बताएंगे क्या होता है, उसकी नॉलेज देंगे, एफिशिएंसी की डायग्राम्स बनाएंगे। आप जो है क्या बोलते हैं फिर मेरिट डीमेरिट एक्सटर्नल कॉस्ट जो मार्केट फेलियर उसकी बात करेंगे, किस तरह सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे, मेरिट डीमेरिट क्या होता है वो बताएंगे। फिर आपने कंक्लूजन में मैच थ्योरी वगैरह जो आपको सारी चीजें मैंने लिख के दी है उसी की आपने बात करनी है। ठीक है, तो ये आपके कम से कम भी ना, कम से कम एफिशिएंसी के सवाल में कम से कम 22 से 23 मार्क्स आने चाहिए। ये मुश्किल सवाल नहीं, आप लोग बहुत मरतबा 50 मरतबा पढ़ चुके हैं। Question 5. In January 2018, tax reductions were introduced in the US and the Federal Reserve Bank. The US Central Bank announced it would raise interest rate later in the year. Discuss how these policies may conflict for a government in trying to achieve its macroeconomic aims. देखिए पहले तो आपने इसको मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो गवर्नमेंट के बताने हैं, वो क्या क्या होते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, सही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। जाहिर है कि पेपर में आपके मार्क्स कम ही आएंगे क्योंकि जाहिर स्ट्रेस होता है, आप लोग भी प्रेशर में होते हो। तो उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आपने पहले एक एमएस बना लेनी है ताकि आपको चीज़ें आप तो क्यों मार्क्स नहीं उठा पाते, आपको चीज़ें भूल जाते हो। जब आपके पास एक चीज़ लिखी हुई होगी ना फ्रंट पे कि यार ये चीज़ें आएंगी तो आप लोग भूलोगे नहीं कुछ। ठीक है, तो बेहतर ये कि एमएस बना, फिर डायग्राम्स को बिल्कुल प्रैक्टिस करें, समझे डायग्राम्स को, डायग्राम्स किस तरह बनती है उनको याद करें। अच्छा तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक गेम्स पहले गवर्नमेंट के बता दिए, फिर उसने क्या बोला कि टैक्सेस कम कर रहे हैं, यानी कि ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाने की कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसके अंदर एमपीटी की बात की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू पे टैक्स की बात की, आपने उसको एग्जांपल्स दी, आपने उसके अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात की, आपने एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के दिखाई, आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा के दिखाया, सही है A1, आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा के दिखाया, आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा के दिखाया, यानी कि आपका एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वाला पूरा ये पार्ट है इसमें। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, ये तो हो गया आधा सवाल। आगे वो बोलता है कि इंटरेस्ट रेट हम लोग बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जब हम लोग बढ़ाएंगे तो उससे हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नीचे आएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नीचे आएगा तो हमारे पास डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारे पास आएगा, तो आपने उसको ये बातें बतानी है। अब इन चीजों को आपने एम्स के साथ लिंक करना है। इसके अंदर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगी, इसके अंदर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कम होगी। तो कंक्लूजन में आपने ये बात बतानी है कि यार शॉर्ट रन में तो हमारे पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर मसला क्या है, लॉन्ग रन के अंदर जाके ये हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। अगर गवर्नमेंट दोनों चीजें एक साथ लेके आ रही है तो हमें हाइपर इन्फ्लेशन का डर नहीं होगा, क्योंकि एक से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दूसरे से कम भी हो रहा है। ठीक है, तो हमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सर कल जो कर्व किया था हमने टैक्स इंक्रीज देन इवेशन वाला, देखिए वो टैक्स इंक्रीज का था ना, आप उसकी बात कर रही हैं, कसनेट कर्व की आप बात कर रही हैं।
नहीं सॉरी लेफर कर्व था, आप उसकी बात कर रही हैं। देखिए वो टैक्स इंक्रीज का कर्व था, टैक्स इंक्रीज का कर्व था वो, हम लोग यहाँ पे टैक्स डिक्रीज कर रहे हैं। जब टैक्स डिक्रीज हो रहा है तो फिर टैक्स इवेजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब इतने भी बेगैरत पाकिस्तानी बेगैरत हैं, हम लोग बेगैरत हैं, गोरे इतने बेगैरत नहीं है, वो दे देते हैं, वो तंग नहीं करते। तो ये चीज उसके अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, अब हाउ दिस पॉलिसीज में कॉन्फ्लिक्ट फॉर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ट्राइंग टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। अब एम्स से आप लिंक करेंगे इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगी, प्राइस लेकिन अचीव हो जाएगी। प्राइस कम होगी तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी हमारे पास अचीव हो जाएगी, ठीक है। और मसला क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाएगा इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर, क्योंकि हमारे पास लोन महंगा हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लोन महंगा होगा तो उसकी वजह से मसला है। इसी तरीके से आपने इसको भी लिंक करना है। ये सवाल बहुत ईजी है, जनरलाइज सवाल है, लेकिन ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना लिख सकते हो उसके ऊपर। 6 कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप डेवलपिंग इकोनॉमीज, पूरा आपके पास नोट्स में इसका पेज गिवन है, कंपेयर कर लेना पूरी चीजें आपके। 6b डिस्कस वेदर जीडीपी इज द बेस्ट मेजर ऑफ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर आप जीडीपी की बात करेंगे, आप एचडीआई की बात करेंगे, आप एमईडब्ल्यू की बात करेंगे, ठीक है। और आप क्या बोलेंगे, आप इसके अंदर जीडीपी पर कैपिटा की बात कर सकते हो, आप जो है बता सकते हो अमीर गरीब में कितना फर्क आ रहा है। इसके अंदर आप पर्सनल कर्व की बात कर सकते हैं, अमीर गरीब वाले फर्क का जो कर्व मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये बहुत एक्सटेंसिव है, आप लोगों के पास मुझे पता है इसके अंदर आप लोग फंस जाओ, तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत करो। इसका पार्ट बी जब भी आता है वो मेजर करने की बात करता है इकोनॉमी को, तो उसका कर उसका जो क्वेश्चन है वो मत करना। आप लोग ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इजी है, ये वाला मत करो। एक्सप्लेन द केन्सियन थ्योरी ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने आपको सीधी सीधी सी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पूछी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसके अंदर ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन स्पेकुलेशन आता है, आपने ट्रांजैक्शन ऐसे मिलता है, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन स्पेकुलेशन, इन तीनों को मिलाया तो अपने पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस आ गया। ये कर्व आप बनाएंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे, आपके पास सीधे सीधे से 12 मार्क्स आ जाएंगे। Discuss the impact of the economy of the introduction of quantitative easing by the central bank। बेटा quantitative easing मैंने आपको बताया, मैं वापस से बता रहा हूँ, इसका बेसिक सा मतलब होता है मनी सप्लाई को बढ़ाना, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मनी सप्लाई मनी डिमांड क्या होती है, बेसिक्स नॉलेज देना। आप क्वांटिटेटिव ईजिंग के बारे में बताना, ओपन मार्केट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई को बढ़ाती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करती है। डायग्राम बनाएंगे आप जिसके अंदर आपकी मनी सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, एमएस से एमएस बन जा रही है, और आपकी मनी डिमांड बेसिक्स यहाँ पे आ रही थी, पहले ये इंटरेस्ट रेट आ रहा था, अब इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा R1। जब इंटरेस्ट रेट आपके पास कम होगा उससे आपके पास लोन जो है वो चीप होना शुरू हो जाएगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो उसकी डायग्राम भी आपने बनानी है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज वाली डायग्राम, ठीक है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर कंक्लूजन में आप बताएंगे, कंक्लूजन में आप ये बताएंगे कि यार क्वांटिटेटिव ईजिंग करने से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला क्या आता है, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो पाती, और कल को अगर मैं हाइपर इन्फ्लेशन पे चले गया, मैं अपने पोटेंशियल पे चले गया, तो कौन जिम्मेदार है, समझे बात को। तो ये बातें आपने इन सब चीजों के बारे में बतानी है, आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट का भी जिक्र करना है। अब आए जरा, मैंने आपसे कहा था इसके अंदर आपने 15 मार्क्स उठा लिए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन टू बहुत आसान है, क्वेश्चन टू बहुत आसान है, जिसको थ्योरी ऑफ डिमांड अच्छे से आता है वो कम से कम 20 मार्क्स इजीली उठा सकता है। कि मैं जरा सा कंफ्यूज हो गया था, पार्ट ए के अंदर आपने पीसीसी बनाना है, ठीक है, आप 20 मार्क्स इजीली उठा सकते हैं। जिस बच्चे को, अच्छा मैं आपकी जगह होता मैं 3 वाला नहीं करता, मैं छोड़ देता, मैं इस पे आता, इसके अंदर मैं कम से कम 22 मार्क्स उठा लेता, इजी है, बहुत आसान सवाल। अच्छा अगर मैं ये वाला भी नहीं करता ना, मैं ये दोनों सवाल छोड़ देता, मैं जाता इसके ऊपर 5, मैं मरे से मरा 25 मार्क का सवाल था ना, लिंक कर करके कुछ ना कुछ कर करके मैं कम से कम 18 मार्क्स उठा लेता है। 18 मार्क आपने यहाँ पे उठा लिए, 22 मार्क आपने यहाँ पे उठा लिए, तो बेटा 40 तो आपके यही हो गए। 15 मार्क आपने ऊपर उठा लिए केस स्टडी के अंदर, 40 प्लस 15 55 मार्क्स तो आपके यही हो गए। 40 प्लस के ऊपर आपका ए बनता है, 40 प्लस के ऊपर आपका ए बनता है, आपके 55 मार्क्स आ रहे हैं। चलो 55 भी नहीं, आप 50 मार्क्स उठा लो, 50 भी छोड़ो, आप 45 मार्क्स उठा लो, आपका ए कहीं नहीं जाता,
ए मारना मुश्किल नहीं है, इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो, अपने जहन में डाल लो, डरो मत इस पेपर से, ए मारना मुश्किल नहीं है इकोनॉमिक्स में। समझ गए बात को? क्लियर है सारी बातें? अब इस पेपर को बेहतर है कि आप लोग सॉल्व करें। आप लोगों का अच्छा, अब मुझे ये बताएं, परसों आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर है ना?